पीटी में मुजाहिद अली आपको खुशामदीद कहता है और यकीनन वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर ख़ज़ाना की सुर्खियों के साथ हर रोज़ यही दावा होता है कि वो मईशत को उड़ान की तरफ बढ़ रहे हैं, महंगाई को नीचे ले आए हैं, बरामदात अच्छी हो रही हैं, कर्जा जात मैं आपको पहले बता चुका था कल के समय। वैसे तो तारीख़ के बदतरीन सिता यानी 77,000 करोड़ के इस वक्त हम मकरूज़ हैं यानी पाकिस्तान, लेकिन फिर भी हैरत की बात है इतना कॉन्फिडेंस के वज़ीर आज़म ने 29 दिसंबर को जो उड़ान पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं जी, बाहर के नुमाइंदे भी थे, ये कहा कि बड़े बड़े दावे किए गए। देखिए बड़े वज़ीर आज़म साहब क्या बड़े एतमाद से फरमा रहे थे। होम ग्रोन प्रोग्राम टाइटल्ड उड़ान पाकिस्तान, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। मैं समझता हूँ कि ये है वो तरीका इंशाअल्लाह, और यही स्पिरिट है आज के इस होम ग्रोन प्रोग्राम की टाइटल्ड उड़ान पाकिस्तान। जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। माशाल्लाह, एक तो ये है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब बड़े साहिब ज़ौक़ हैं। एक ज़माने में हबीब जानिब की नज़म ऐसे दस्तूर को सुबह नूर को बड़े तरम से लहक लग कर बड़े खूबसूरत गाते थे, और अभी भी आपने देखा कि इतने संजीदा मौजू पर भी उन्होंने का अख्ताम ये कि IMF से हम निकल जाएंगे। साथ में उन्होंने एक शेर भी पढ़ा। उड़ान पाकिस्तान क्या है और क्या ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा? इसमें दावा किया गया है 10 साल का और 5 साल का, लेकिन कहते ये हैं कि 5 साल में GDP जो इस वक्त 3% है उसको 6% कर देंगे। बरामदात के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो $30 अरब सालाना हो जाएगी 5 साल बाद। इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत कोई 40% है। 11 करोड़ लोग कहते हैं जी गुर्बत से नीचे की लकीर में जा रहे हैं। कहते हैं इसको 13% डबल डिजिट में ले आएंगे। फिर ये भी कहा गया है कि हम डिजिटल इनकलाब लेकर आएंगे, और आपको इल्म है कि इस वक्त इंटरनेट की क्या सूरत हाल है। $3.2 बिलियन की इकॉनमी कहाँ खड़ी है। यही नहीं बल्कि जो IMF हमारी कीमतें तयन करता है, हमारी महंगाई कंट्रोल करता है, हमारे बिजली को देखता है, उनकी शराइत के साथ क्या ये उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम मुकम्मल हो सकेगा जो आइंदा 5 या 10 साल का है। और मेरे साथ चौधरी अकमल साहब मौजूद हैं। शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी अकमल साहब मौजूद हैं। सॉरी, ज़रा आपको इल्म है कि इंटरनेट का मसला कभी सुस्त कभी कट जाती है, लेकिन एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि इसमें जो दावे किए गए 5 साल के और 10 साल के, और उसमें जैसे मैंने कहा आपसे GDP जो 3% है इस वक्त, वो कहते हैं जी हमको उसको ले आएंगे 6% पे, यानी इसको डबल कर देंगे। ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं बरामदात के बारे में, गुर्बत में कमी के बारे में, और जनाब मैं अगर तफसीर में गया तो एक तवील फ़हरिस्त है जो इसमें की गई। मैंने कहा अच्छी बातें करना कोई गलत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अगर बड़ी पुरएतमाद तरीके से ये सब दावे कर रहे हैं और कर रहे थे, तो अभी तो 1 हफ़्ता ही हुआ है प्राइम मिनिस्टर को ये कहते हुए। हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं एक ब्रेक की जाने। GDP में एक बार फिर मुजाहिद अली आपको खुशामदीद करता है। उड़ान पाकिस्तान 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। अगर अभी 10 दिन है, बड़े बड़े दावे किए गए हैं। 5 साल में GDP 6% पे ले आएंगे, और गुर्बत में कमी 13% पे ले आएंगे। 5 साल में बरामदात $30 अरब पे कर देंगे। IMF से छुटकारा हासिल कर लेंगे। हमारा दावा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, और एक बड़ी आला सतह की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावे किए। इस सब पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ चौधरी अकमल साहब हैं। बड़ी गहरी शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। मेरे ख्याल में हर एक यही सवाल कर रहा है कि ये जो उड़ान पाकिस्तान है, तो ना पायलट है ना जहाज़ है, ये उड़ान कैसे होगी चौधरी साहब? मैं तो मुहावरे की ज़बान में कह रहा हूँ, आप ज़रा माशी ज़बान में कहिएगा।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। एक तो आपने जो ना मुझे इनवाइट किया। अच्छा, उड़ान पाकिस्तान के हवाले से मैं थोड़ा-सा पहले तो इस उड़ान पाकिस्तान में जो थ्योरेटिकली जो इन्होंने चीज़ें क्लेम की हैं, वो मैं आपके नाज़रीन को बताऊँगा कि उड़ान पाकिस्तान बेसिकली एक जो है ना इनिशिएटिव है, 2029 तक का 5 साला प्रोग्राम है, जिसमें उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के को जो है ना वो अचीव करना है। ये दोनों एक टर्मिनोलॉजीज हैं जो रिसेंटली यूज हो रही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना एसडीजीज हैं, यूनाइटेड नेशन ने कुछ 17 के करीब बनाए हुए हैं, जिसको जो है वो टारगेट किया कि तमाम जो ममालिक हैं वो अपनी इकोनॉमी इन खतूत के ऊपर रख कर करें। और इंक्लूसिव जो ग्रोथ की बात है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये है कि उसमें आप तमाम तबकात को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो मेल फीमेल हो, गरीब अमीर हो, काला गोरा हो, इसके बगैर आप सबको उस ग्रोथ में शामिल करें और सबको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। तो इसमें जो हुकूमत ने जो आइडेंटिफाई किए हैं चीज़ें, उसमें 5 ईज़ को बड़ा इम्पोर्टेंस दी है। उन 5 ईज़ में सबसे पहले उन्होंने एक्सपोर्ट की बात की है कि एक्सपोर्ट का उन्होंने एक 5 साला मंसूबा बनाया, जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को तकरीबन 100 बिलियन से ज़्यादा जो है वो लेके जाया जाएगा। इसी तरीके से ई पाकिस्तान को जो है वो उन्होंने किया है कि इकोनॉमी को डिजिटलाइज़ किया जाएगा, इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और दीगर जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो पाकिस्तान अचीव करेगा। उसके बाद एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, यानी जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं उनको मद्देनजर रख के जो है वो प्लानिंग की जाएगी। और उसके बाद जो है एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जिस तरीके से हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं फ्यूल से एनर्जी, तो सोलर के ऊपर जाएंगे। मजीद ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इम्प्रूव करेंगे। इक्विटी एम्पावरमेंट, अगेन वही उसमें जो है जो पांचवा ये है इनका, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी हम जो है इक्वल सबको अपॉर्चुनिटीज देंगे ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ आए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो ये तो थी थ्योरेटिकल चीजें जो मैंने इसको अहाता लेकिन किया है। ज़मीनी हकायक क्या है? अब अगर मैं इसको ज़मीनी ऐसे हकायक ज़मीनी हकायक तो जी ये हैं कि 77 साल, उसमें भी बहरहाल माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब, और ये 35 साल गालिबन 85 से प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट है, और साल बर साल ये देखें गुर्बत से लकीर से नीचे 40% लोग हैं इस वक्त। हमारे यहाँ 4.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जी जाते, सिंध में उससे ज़्यादा बदतर हालत है। इस वक्त रिकॉर्ड इस साल बता रहे हैं कि 77,000 करोड़ रुपए के आप मकरूज हैं। तो जब ये काम, यानी और भी मैं अगर इदारा शुमार का अंबार लगा सकता हूँ, जब इस इन सालों में नहीं किया गया तो हम इनके दावों पर कैसे यकीन कर लें? नहीं, ये दावे नहीं है, ये तो एक प्लान है ना। वो तो आप भी सोच प्लान सकते हैं, प्लान मैं और भी सोच सकता प्लान हूँ। चले, फर्ज आप करें प्लान आप के अगर लिए सोच प्लान पे लें। कैसे यकीन कर लें? प्लान पे भी हाँ कैसे यकीन कर हाँ, लें? मैं वही कह रहा हूँ ना। अब आप प्लानिंग करें कि मैं जो है ना वो अमेरिका भी जाऊंगा, मैं टर्की भी जाऊंगा, मैं ये प्लान है, सोचा हुआ है। बट ठीक है, सोचे, अच्छी बात है। अब जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो भी तो मैं आपको बताऊं ना। प्रैक्टिकल क्या है जनाब, हम पांचवा आबादी के लिहाज से दुनिया का बड़ा मुल्क है। और अगर हमारी जो हम कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं दुनिया में, हमारी जो जीडीपी है वो 44वें नंबर पे है हम एज ए पाकिस्तानी। तो हम एज ए कौम ही दुनिया के ऊपर बोझ बने हुए हैं कि आबादी के लिहाज से हम 5वें नंबर के ऊपर हैं। और हमारी अगर जीडीपी का साइज देखें जो 2025 में 350 बिलियन का हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हम 44वें नंबर पे हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हम बनाएंगे उड़ान पाकिस्तान के तहत। ओ भाई, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पाकिस्तान को अगर उड़ान पाकिस्तान ना भी हो तो अब भी होना चाहिए। जितनी हमारी आबादी है, जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम या कोई बहुत ज्यादा स्पेशल इंसेंटिव या चीजें किए बगैर हमें इस स्टेज के ऊपर होना चाहिए था कि आज हमारी इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर होती। इंडिया की बरामदात जो है ना सिर्फ आईटी की 200 अरब डॉलर को टच कर रही है। हमारे यहाँ जो है ना अभी तक 30 अरब डॉलर का हमने टारगेट पूरा नहीं किया। आज जो है ना वो आप बरेलवी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं। गवर्नर स्टेट बैंक साहब जो है वो उनका मैं खिताब सुन रहा था, तकरीर टीवी पे चल रही थी। अच्छा, उन्होंने एक ही, अब ये देखें ये लोग ट्विस्ट कैसे देते हैं। उन्होंने फरमाया कि जी हमने जो है वो कर्जों में इजाफा, पिछले 2.5 साल में कर्जों में कोई इजाफा नहीं हुआ। हम्म। एक बात उन्होंने ये की। और अगले ही लम्हे उन्होंने कहा कि जी हमने तकरीबन 9 अरब डॉलर जो है वो उसकी बैरूनी अदायगियां की हैं। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हमने कर्जों में इजाफा नहीं किया और बैरूनी अदायगियां की हैं, तो उसके नतीजे में फिर आपका कर्जा कम होना चाहिए था ना, कम नहीं हुआ।
कर्जा उतना ही है। तो बजाय इसके कि वो ये कहें कि हमने कर्जे में कमी की है, उसी टोन में कह क्या रहे हैं, हमने कर्जे में इजाफा नहीं हुआ, 2.5 सालों में कर्जे में इजाफा नहीं हुआ, यानी वो 9 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ आपने सूद की मद में दिए। और इस तरह टेक्निकल तरीका फिरा के आवाम को जो है ना वो सिर्फ बेवकूफ बनाया नहीं, जाता है कि जी हमने चौधरी साहब कर्जों अब में यही इजाफा देखिए, नहीं चौधरी किया साहब तो चौधरी कमी साहब भी नहीं की। ये दावा कर रहे हैं कि जनाब हम जो गुर्बत को, हम जो महंगाई को 4% पे ले आए हैं। अभी अभी आज खबर आई, जो आई हमें पड़ी, 300% अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। यानी आपको भी इल्म है, जिंदगी के लोग अपने घर बेच देते हैं, पैसा दे देते हैं, उधार लेते हैं, बच्चा, उसका बेटा, उसका भाई जो है वो सेहतयाब हो जाए, अद्वियात की कीमत 300, अस्पतालों फीसद इजाफा। और ये कहते हैं जी अभी मैं फार्मास्यूटिकल वालों से भी पूछ रहा था, वो कह रहे जी उधर जब बाहर से महंगा आ रहा है वो हमारी तरफ नकल करें। तो ये नहीं, ये सॉरी टू से, फिर बार बार मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, फूल पैराडाइज में वो रह रहे हैं, ये समझते हैं हम रह रहे हैं। सर देखें मसला सिर्फ ये है कि मैं आपको अभी भी बताऊं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो पहले 40.2 थी, वो 40.6 तक पहुंच गई है। तकरीबन 0.04% गुर्बत में इजाफा हुआ है तकरीबन, जो है ना, जिसका मतलब ये है कि 20 लाख लोग जो है वो मजीद गुर्बत की सतह से नीचे आ चुके हैं। ये तो इस वक्त हाल है। दूसरी तरफ आप कहें जी सस्ती हो रही है चीजें, तो सोने की आज भी आपने खबर सुनी होगी, सोना महंगा हो रहा है। पेट्रोल जो है वो आप देखें उसकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, डॉलर वो नीचे नहीं आके दे रहा। तो कौन से आपने रिजर्व्स बनाए हुए, अभी भी आपके पास 5-6 अरब डॉलर के मांगे तांगे के रिजर्व्स पड़े में। आप बात करते हैं कि जी हम तरक्की कर रहे हैं। महंगाई की जो इन लोगों ने बात की है कि जी महंगाई में कमी होगी, महंगाई की शरह में कमी होगी, तो पिछले साल जो फिगर्स हमारे पास आ रहे थे उसके मुकाबले में जो पिछले साल, उससे पिछला साल था, उसमें हमारे पास बड़े 22%, 25%, 39% ये वाले फिगर्स थे। तो उसके मुकाबले में जो है वो फिगर्स जो है ना, ये शरह सूद के जो है वो कम नजर आ रहे थे। अब आप देखिएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून जो हम बतदरीज आगे बढ़ेंगे तो ये जो इन्फ्लेशन का नंबर 4% आएगा, ये बतदरीज आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमारा ज़्यादा तालिब इल्म भी ये पूछ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत मसरूफ हैं, आपको इल्म है कि एक्सटर्नल महाज पर दहशत गर्दी ये इनको ये बना के किसने दिया होगा, कौन लोग हैं ये? यानी ये जो हमारे PSL HBL के सदर होते थे, HBL PSL के जो आपके वज़ीर ख़ज़ाना साहब जिक्र कर रहे थे, खैर इनका एक पस मंज़र अलग है। इनके वालिद ने दावा किया था जब ये अटॉर्नी जनरल होते थे, आप शायद जानते हो, कि जी मैं 70 अरब डॉलर जो है वो सरदारी ख़ानदान से निकाल के ले आऊँगा अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अगर मैंने कहा था अपने वालिद साहब की रूह को सवाब पहुँचाने के लिए 70 अरब डॉलर के 7 अरब डॉलर के लिए आइए तो मसाइल हल हो जाएँ, तो ये इन्हें कौन बना के देता है? ये तो बताइए। देखे ना, इसको IMF मना करता है ना। आज अगर आप हमारे मुल्क की इकोनॉमी को देखें तो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। वजीर खजाना साहब जो हैं वो थोड़ी कुछ कर रहे हैं। उनको तो IMF वाले आकर बताते हैं कि जी आपने टैक्स IMF वाले तो दूसरा बता रहे हैं। ये तो जमीनी हकायक को ही नहीं मिलता ना चौधरी साहब, ये जमीनी हकायक से ही करीब नहीं है। IMF ने थोड़ी कहा होगा कि तुम गुर्बत ये ले आओगे, IMF ने थोड़ी कहा होगा कि तुम ये बरामदात यहाँ ले आओगे। हम तो कह रहे हैं भाई हमारे पैसे दे आओ वापस। ये तो देखें, नहीं सर, मैंने देखे स्टार्टिंग में आपको कहा था ना, कहने में क्या हर्ज है। कहने को तो मैं भी जो है ना वो बड़े बड़े दावे कर सकता हूँ ना, ये दावे है ना। अब इनके ऊपर असल चीज तो जब 9 मन तेल होगा, जब राधा नाचेगी, जब आवाम खुश होगी, जब 9 मन तेल होगा, जब ये सारी चीजें पूरी होंगी। अभी वही तो सवाल अफसोस की बात है कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में है ना, फिर क्यों कर रहे हैं ये? असल में देखें, सारी की सारी चीजें जो है ना वो इनकॉम्पिटेंसी है। जब तक मुल्क में इंसाफ की और कानून की फराहमी नहीं होगी, मेरिट का जो है ना वो मेरिट के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, अकरबा परवरी होगी एक दूसरे को जो है ना, चाहे वो, मैं सिर्फ सियासी पार्टियों की हद तक बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल जनरल पब्लिक की भी बात कर रहा हूँ। मिनैसुल कौम हम जो है ना वो एक करप्ट किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट किए हुए हैं। तो जब तक ये चीजें रूल ऑफ लॉ नहीं होगा उस वक्त तक आप भूल जाएं कि आपके पास कोई FDI आएगी, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, आपको यहाँ पे कोई भीख तो दे देगा, शायद कोई आपको जो है ना महंगे से महंगा कर्जा तो दे देगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं लाएगा, क्योंकि उनको पता है इस मुल्क में इंसाफ ही नहीं है। अब वहां से बैरून मुल्क पाकिस्तानी आपके भी कितने जानने वाले होंगे जिन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया, जो कि सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर तो कब्जे हुए पड़े। अब वो बेचारे वहां से अगर फोन करते हैं या कुछ करते हैं, उनको यहाँ पे कोई है पूछने वाला? तो अब ऐसी सूरत हाल में आप एक्सपेक्ट करें आपके पास FDI आएगी, आपकी गुर्बत में कमी होगी, आपकी महंगाई में इजाफा नहीं होगा, ये सारी चीजें जो है ना वो एक दीवाने का ख्वाब है। लेकिन चाहिए कुछ अच्छे काम किए ना, मतलब उन्होंने राइट साइड किए, कह रहे हैं 1.5 लाख असामियां खत्म कर रहे हैं हम, उस पर इतनी वजारतों को जम कर रहे हैं,
ये भी उनका दावा है। और सरपति 900 अरब रुपए बचा लेंगे। वज़ीर ख़जाना साहब को कुछ तो कुछ मेरा निश्चित काम भी कर दिया है इसके ऊपर, इस तरह के इकदाम से। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी है फ्यूचर टेंस में रह रहे हैं जी जोई साहब। बेसिकली सर ये लोग रह रहे हैं फ्यूचर टेंस में। गा, गे, गी ये वाली चीजें यूज हो रही है। पीआईए प्राइवेटाइज हो जाएगी, वजारतें खत्म कर दी जाएंगी, लोगों को जो है ना राइट साइजिंग कर दी जाएगी। यानी ये जो अच्छी अच्छी चीजें ना ये कर दी जाएंगी। और जो करने वाले काम है ना, पंजाब असेंबली में तनख्वाहों में जो है ना वो कई गुना इजाफा हो चुका है। कौमी असेंबली के लोगों की तनख्वाहों में इजाफा हो चुका है, जजेस की तनख्वाहों में इजाफा हो चुका है, ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में इजाफा हो चुका है। मतलब जो काम करने वाले ना वो सारे आपको होते हुए नजर आ रहे हैं, और जो नहीं करने वाले ना उसमें यही फ्यूचर टेंस चल रहा होगा, हम ये कर देंगे, हम मैंने तो आपको इसलिए जहमत दी थी कि आप उड़ान पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी ख्वाहिश का इजहार करेंगे, कुछ इन लोगों की उम्मीदें बनाएंगे जिससे बनी है। आपने तो ये तो उड़ान से पहले ही, यानी बेचारे पहले ही जो कुछ कहा। सॉरी तो मैं ज़्यादा तफसील से बात करूंगा कि ज़रा कैमरे के पीछे कहा जा रहा है कि एक और भी अहम मसला हो गया। देखिए 300% अद्वियात, एक बेचारा गरीब आदमी जिस तरीके से अस्पतालों के सामने रगड़ा खा के दवाएँ ख़रीद रहा है वो भी मैंने देखा। शुक्रिया चौधरी अकमल साहब के, आपने सुन लिया कि उड़ान पाकिस्तान के बारे में क्या फरमा रहे थे। हम गरीब लोग कितने कमाते हैं कि रात को अपने खर्चे घरों के बिजली के बिल किराया वगैरह नहीं पूरे कर सकते। यहाँ पे अस्पतालों में बच्चे दाखिल होते, वहाँ पे पर्चियाँ दे देते, वहाँ पे जाओ मेडिसिन लेने कहते बैर से लो, बैर से आ जाओ। इतने आजकल हर बंदे का वसीला इतना है नहीं, क्या करे, निज़ाम चलाना पड़ता है। मुल्क में ये चल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में हम जाते हैं, वहाँ तो मेडिसिन अवेलेबल है ही नहीं। जो एंटीबायोटिक या जिस तरह की वो मेडिसिन लिखते हैं, वो मेडिकल स्टोर पर जाएँ तो कीमतें उनकी आसमान को छू रही हैं। तो गरीब आदमी का वैसे भी जीना महाल है। मेडिकल वाले बेचारा किधर ही है। पहले मेडिकल वाले को बचता था 4%, अब उसको बचता है 1.5%। 1.5% मेडिकल वाले को बचेगा। अब वो बेचारा को क्या देगा, कस्टमर को क्या देगा, खुद क्या रखेगा वो। तो ये जो टैक्स बढ़ाया है ना, ये हुकूमत ने बढ़ाया है, जिसके ऐसे कस्टमर जो दवाइयाँ लेने आ रहे हैं वो भी परेशान है, और जो दवाइयाँ बेच रहे हैं वो भी परेशान है। दोनों का एक जैसा हाल हो गया है। तो हमारी यही गुजारिश है, हम यही गुजारिश करेंगे जी। तो आपने 300% अद्वियात का कहते हैं बढ़ा है। हमारे साथ कैसर वहीद साहब हैं, चेयरमैन रह चुके हैं फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के। जी वहीद साहब, बिल्कुल बराह सवाल पे आऊँ। लोग ये कहते हैं कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ जो लाखों पे थी वो करोड़ों पे चली गई, बेशुमार फ़ायदे उठाए। जब आप पे टैक्स लगे, अव्वल तो आपको खुली छूट दी हुई है, कोई रेगुलेटर नहीं है, आप मुंतकिल कर देते हैं इन मेडिकल स्टोरों पर, मेडिकल स्टोर ले लेते हैं आवाम पर। बताइए कौन जिम्मेदार ज़्यादा है? लोग तो आपको समझेंगे जो आप लोग फार्मास्यूटिकल का कारोबार करते हैं। वहीद भाई। शुक्रिया मुजाहिद साहब और जीएनएन का, जी टीवी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज ये मौका दिया। एक अहम मसला है। सबसे पहले तो मैं एक बात की तस्दीक करता चलूं कि पाकिस्तान में जितना सख्त रेगुलेशन है, रैप है, फेडरल गवर्नमेंट के रेगुलेटर हैं, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रेगुलेटर हैं, इस तरह शुतरे बेलगाम या नहीं है कंपनियां कि अपनी मर्जी से सब कुछ करें। फेडरल ड्रग एक्ट के 1976 से सेक्शन 12 के तहत दवाओं की कीमतों का तयन फेडरल गवर्नमेंट करती है। ये हकीकत है। कुछ चंद माह पहले पाकिस्तान में पहली दफा ये हुआ कि एसेंशियल ड्रग्स जो थी, जो WHO की एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, उनकी कीमतों का तयन का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो कि इतनी एसेंशियल नहीं होती, लाइफ सेविंग नहीं होती, उनकी कीमतों का तयन CPI के तहत इसकी इजाज़त दी गई कि CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके मुताबिक साज इदारे अपनी कीमतों की, अपनी अद्वियात की कीमतों को एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा मजबूरी ये है, मुजाहिद साहब आप माशाल्लाह कहना मत सहाफ़ी हैं, बहुत पुराने सहावत के शेर हैं, तो आपसे छुपी कोई बात नहीं है। मैं अगर कुछ भी कहूँगा तो आपके पास उसका इतना मवाद होगा कि मुझे चुप होना पड़ेगा। तो पाकिस्तान 99.9% तमाम चीज़ें इंपोर्ट करता है, चाहे वो पैकेजिंग मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, एक्सिपिएंट है, वाइल है, एम्प्यूल, हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, एल्युमिनियम फाइल वगैरह।
हम सब इंपोर्ट करते हैं। बदकिस्मती है, पाकिस्तान में कोशिश कर रही है हुकूमत कि जो हमारे ये दवाई बनाने के जो लवाजमात हैं, वो अज्जा जिनको कहते हैं, वो पाकिस्तान में उनकी अवेलेबिलिटी हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। अदवात की कीमतों में जो 10 से 15% का फर्क आता है, वो हर साल आता है। सीपीआई हर साल आती है, आपको पता है, इन्फ्लेशन होती है, उसके मुताबिक दवाओं की कीमतों का एडजस्ट है। हमारे साथ ये हुआ पिछले कोई 25-30 साल में, दवाओं की कीमतों के तयन पे कदगन लगा हुआ था। फेडरल गवर्नमेंट दवाओं की कीमतों में कैसर भाई एडजस्टमेंट नहीं अब डालती आपको थी। मुझे इंटरप्ट इसलिए करना पड़ेगा, मेरे एक जान पहचान वाले हैं, उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ऐसी सादा सी गुफ्तगू हो रही थी, फरमा रहे थे 24 लाख का तो मैं बिजली का बिल देता हूँ। कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं वो जो है डिफॉल्ट हुई हैं, कितने कर्जों में जकड़ी हुई हैं। आप पर जो आता है वो आप आवाम को मुंतकिल कर देते हैं, जब भी तो 300% पे हुआ। और आप जो कहते हैं ना ये पैनाडोल वगैरह जो बेचारे लोग इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह आपको जो रेगुलेशन थी, आप कोई रेगुलेटरी की पाबंदी नहीं करते, ना मेडिकल स्टोर वाले ना आप लोग उन्हें बेचते हुए। मुझे बताइए कौन सी नहीं, कितनी मुजाहिद जो साहब, मेरे एबट, ख्याल मैं में नाम भी नहीं थोड़ी सी- लूंगा, मुजाहिद कौन साहब, सी थोड़ी सी बड़ी ज्यादती आपकी हो रही है। कंपनी दिवालिया हुई है माजरत के साथ महंगाई थोड़ी के सी ज्यादती सबब। हो रही है। मैं माजरत खा हूँ, मैं माजरत खाऊं। कोई छोटी 300% कोई दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी तो इतनी हाहाकार मचेगी कि पाकिस्तान के नहीं, 200% दवासाज है। इदारे काम करने नहीं, काबिल नहीं। कितने फीसद है? 300% चलिए नहीं आप बढ़ी है, 200% है क्या? 10 से 15% हर साल बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा। हर साल बढ़ती है, सीपीआई जैसे ही आता है इस कंज्यूमर वक्त क्या उसमें ये होता पोजीशन है? कि इस वक्त अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ, इस वक्त कितनी पोजीशन है, क्या है, कितना बड़ी हुई है? जो चीज हम लेते थे मैं एक अर्ज महीने कर रहा हूँ पहले, ना, 10 से 15% कीमतों की दवाओं में एडजस्टमेंट हुई है। एडजस्टमेंट हुई है। हम हर चीज, अच्छा, हर चीज हम फॉरेन एक्सचेंज में इंपोर्ट करते हैं। इम्पैक्ट आता है, डॉलर का इम्पैक्ट आता है। दूसरा, जब ये नहीं तो जंग हुई आप यूक्रेन आवाम को की, मुंतकिल कर उसकी देते हैं। वजह से नहीं, जहाजरानी ने आप पर अपने आता है रेट तो बहुत आप बढ़ा आवाम दिए। को मुंतकिल कर देते हैं ना कैसर भाई। तो आप हम क्या कौन सा करें? उसमें आपके अगर ये मुनाफों में तो कमी आई है? ऐसे, अच्छा, सबसे जो अहम बात है, हम भूल रहे हैं कि एक सर्वे के मुताबिक दवाओं का जो खर्चा है टोटल हेल्थ केयर में, वो 15 से 16% है। और ये रिसर्च है, किसी छोटे मोटे इदारे की नहीं है, आगा खान की रिसर्च है कि 15 से 16% का खर्चा आता है। जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एक्सरे हैं, डायग्नोस्टिक है, ये इनके अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि जिसकी वजह से मरीज को वाकई तकलीफ पहुंच रही है। इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, बदकिस्मती से। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। दुनिया भर में मुझे तमाम में सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस होती है, वहीद भाई, आप जिसकी वजह से वहीद भाई मरीज एक को लाइन कोई में ये जेब से, बताइए कि आप लोगों की फार्मास्यूटिकल कंपनियों की साल ब साल मुनाफे में कमी आई है? आप लोग कोई डिफॉल्ट हुए हैं? क्या आपको कोई नुकसान हुआ है? अभी मैं जो आपने खुद ही अर्ज किया मुजाहिद भाई के, मुजाहिद भाई, बेतहाशा कंपनियां बंद हुई हैं और बंद हो रही हैं। आप अंदाजा लगाएं कि आप कभी मौका दीजिएगा, हम आपसे बात करेंगे कि कितनी दवासाज इदारे मुश्किल में हैं। अच्छा। हाल ही में कुछ एडजस्टमेंट की वजह से जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पे थी, उनको थोड़ा सा मुनाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं क्योंकि कोई ऐसी बात करूंगा जिसकी वजह से वो बात मुनासिब नहीं होगी। हाँ, जो 7 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पे हैं बड़ी, उनके मुनाफे में बेहतरी आई है। वो डिफॉल्ट जा रही थी। अगर आप कंपैरिजन करें लास्ट ईयर का स्टॉक एक्सचेंज फिर की कैसर रिपोर्ट भाई ऐसा निकालें करते हैं ना, और इस साल की देखिए रिपोर्ट कैसर भाई निकालें। ऐसा करते हैं ना कि एक्सक्लूसिव सेशन आपके साथ रख लेते हैं, आ जाते हैं आपके साथ। मैं जो वक्त का मैं आप एक वर्जन आया था, मैंने लिया। मैं अभी अपने उनसे कहूंगा कि आपके साथ एक एक्सक्लूसिव सेशन करें। मोस्ट वेलकम। मैं बेहतर कैसर यही भाई है कि अवाम को वो इंफॉर्मेशन दे जिससे ठीक है, इस तरह ना हो कि जिससे इंतजामी हो। दवा देना हमारा फर्ज है। माजरत के साथ अगर कोई जो आवाम की जो परेशानी है या गुस्सा है अगर मेरी आवाज़ में मुंतकिल हुआ, अगर बंद हो गया, तो उसके लिए मैं माजरत भी करने के लिए तैयार हूँ कैसर भाई। नहीं, आप हमारे बड़े हैं, आप हमेशा मेरे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है। कैसर भाई, मैंने कहा मैं जल्दी आपके पास हाजिर हूँगा। और मैंने सोचा कि जरा डॉक्टर्स का तो पीएमए का उसका भी वर्जन लिया जाए कि लोग कहते हैं कि जी पीएमए डॉक्टर, शुक्रिया कैसर भाई। ज़रा मैं डॉक्टर कैसर सज्जाद से ज़रा पूछता चलूँ कि जनाब लोग ये कहते हैं कि आप दवाएं इतनी महंगी लिखते हैं, फिर आपके मखसूस जो हैं वो स्टोर्स होते हैं, फिर आपके जो जहाँ आप उन्हीं जगह बेचते हैं कि टेस्ट के लिए जो आपके होते हैं, और ये जाने बगैर कि ये आदमी जिसकी तनख्वाह इतनी है आप लगा देते हैं। लेकिन मैं ख्याल डॉक्टर कैसर सज्जाद ज़रा इससे मुख्तलिफ हैं। पीएमए के सेक्रेटरी जनरल रहे, बड़े मोतबर आदमी हैं ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से भी और अपने प्रोफेशन के एतबार से। डॉक्टर साहब, ये जो 300%
जो है इजाफा हुआ है, कोई कहता है 200% हुआ है। मेरी बात हो रही थी कैसर वही साहब से, वो तो क्या अपना कह रहे थे जी हम बिल्कुल ये गलत है, 10-15% इजाफा हुआ है। दूसरे ये जो ये कहेंगे कि नहीं वो डॉक्टर लिख के दवाएं दे देते हैं और वो लेनी पड़ती हैं। आप लोग भी ये नहीं देखते कि भाई ये महंगी है, ये आदमी बर्दाश्त करेगा या नहीं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, ये सवाल आपसे नहीं है, हर उस डॉक्टर से और उन मुताल्लिक़ा लोगों से है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे बड़ी बात है मुजाहिद भाई के 4% पे आ गई है महंगाई, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है आम आदमी पर नहीं पड़ रहा। आम आदमी उसी तरह से महंगी चीज़ें खरीद रहा है और इस हालात के अंदर सेहत एक बेसिक चीज़ है जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकता। अगर घर में किसी के बच्चे की तबीयत ख़राब है तो उसको वो छोड़ नहीं सकता। तो महंगाई एक तरफ जो हमारे यहाँ हो रही है उसमें से शायद वो सेक्रीफाइस कर ले कि फ्रूट नहीं खरीदेगा, मुर्गी का गोश्त तक नहीं खाएगा, दाल, हम कहते थे कि भी दाल खा के गुजारा करो, दाल भी महंगी हो गई है। लेकिन सेहत ऐसी चीज है जिसमें कि वो डॉक्टर को जरूर दिखाएगा, डॉक्टर जब दवा लिखेगा तो वो दवा भी जाके खरीदेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि दवा को सरकार पहले रेगुलेट करती थी, यानी कि वो बताती थी कि जी ये सारी जो फैमिलीज हैं, एंटीबायोटिक्स है, एनाल्जेसिक है, एंटी एलर्जी है, या जो भी चीज़ें हैं उन सब की कैटेगरी में ये चीज़ें इतने होनी चाहिए इसकी कीमत, जो तमाम कंपनीज जो है उसको फॉलो करती थी। लेकिन अब जो है चाहे उसकी वजह कोई भी हो, लेकिन अब हुआ ये है कि डीरेगुलराइट कर दिया गया, डीरेगुलेशन कर दी गई है, यानी कि अब फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी मर्जी से जैसे चाहे उनको जो भी कॉस्ट पड़ती है। डॉक्टर साहब अभी जो मैं बात कर रहा था वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां तो ये कहते हैं जनाब कि जो हम इसका रॉ मटेरियल मंगाते हैं वो इतना महंगा होता है कि उसके बाद हम क्या करें, हमें उसकी कीमत बढ़ानी पड़ती है अद्वियात की। वो तो कह रहे हैं हम तो खुद बड़ी मुश्किल और परेशानी में हैं, बंद होने वाले हैं। डॉक्टर कैसर जी, बिल्कुल, उनकी बात भी एक हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, वो सही कहते हैं, क्योंकि डॉलर की कीमत हमारे कन्वर्जन करें तो महंगा पड़ता है और ये बहुत सारी जो इंग्रेडिएंट है वो बाहर से ही रॉ मटेरियल जो है मंगवाई जाती हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारा मुल्क एक एटॉमिक पावर है, लेकिन हम ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ नहीं बनाते हैं पाकिस्तान में, हम मंगवाते हैं बाहर के मुल्क से, जिसका कि कॉस्ट ज़्यादा होता है और महंगा पड़ जाता है। लेकिन मुजाहिद भाई, बात सारी ये है कि इसका जो खमियाजा है वो आम आवाम क्यों भुगते। हमारा पॉइंट ये है कि क्यों ना सरकार और फार्मास्यूटिकल कंपनी बैठ के इसका सोल्यूशन करें, बजाय ये कि कीमत बढ़ाई जाए दवाओं की। एक आम आदमी पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों का बोझ ज़्यादा हुआ है उसके ऊपर, तो हम सेहत के ऊपर तो कम से कम कोई ऐसी चीज़ ना करें ना जिस पे उसको अननेसेसरीली बोझ पड़ता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो सरकार इनके ऊपर अननेसेसरीली टैक्स लगा रहे हैं, दूसरी जो चीज़ें कर रहे हैं उसको विड्रॉ कर ले और इस फार्मास्यूटिकल कंपनी से कहें कि इसकी कीमत जो। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, मैं आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, यकीनन आपने बड़ी तवील PMA जो बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होती थी, बड़े ये हमारे पाए के अदीब रिजवी साहब, हारून साहब, बड़े बड़े लोग थे, ये इसके वो होते थे। यानी जब ये दवाएँ महंगी आप लोग खामोश, अस्पताल मनमानी फ़ीस ले रहे हैं आप लोग खामोश। फीसों के सिलसिले मैं नहीं कह सकता कि क्या लेते हैं, लेकिन खुद आप डॉक्टर्स, उनके दिल में भी तो दर्द होना चाहिए, उनका भी तो कोई किरदार होना चाहिए जो डॉक्टर साहब नज़र नहीं आ रहा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी। ये मुजाहिद भाई, आपने बड़ी तवील सवाल किया, उसमें बहुत सारे सवालात आ गए हैं। सबसे पहले तो आपने जो बात की है ना, तालीम पे 0.8% खर्च करते हैं और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का रोल, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि शुरू से हम ये बात कर रहे हैं कि किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसकी एजुकेशन, तालीम, उसकी सेहत और उसकी जो ट्रांसपोर्ट है, जो रोड का हाल है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो काम तरक्की करता है। और एक WHO के मुताबिक जो GDP का 6% आपको सेहत पे लगाना चाहिए। मैं अभी सेहत की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी हुकूमत ने अब तक
0.5, 0.2, 0.6% से ज़्यादा जीडीपी का नहीं खर्च किया है अपने लोगों के लिए, सेहत के लिए, और उसमें से भी ज़्यादातर खर्चा जो है वो क्यूरेटिव साइड पे किया जाता है। यानी कि हम प्रिवेंशन का जोर नहीं यहाँ तक देते। मैंने बात सुन ली, और वो जो सवाल का दूसरा पार्ट था, यानी पीएमए मेडिकल एसोसिएशन, उसके अरकान, उनके इदारों का रोल जो बड़ा स्ट्रांग होता था, वो नहीं जा रहा। इसका जवाब मैं ज़्यादा तफसील से लूँगा कि बहुत बड़ा इशू है कि अगर 200% इजाफा हुआ हो या 100% इजाफा हुआ हो कि आवाम पहले ही महंगाई तले दब रहे हैं, और यकीनन तालीम और सेहत के बगैर कोई कौम न मुल्क तरक्की करता है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।